विद्यार्थियों, आज हम हिंदी और संस्कृत के भाषा के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी देंगे। प्रगति क्लासेस रामनगर से संस्कृत भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय, इसी के साथ साथ थोड़ा सा हम हिंदी भाषा पर भी प्रकाश डालेंगे। पहला तो इसमें देखिए 3 शब्द हैं, संस्कृत, भाषा और व्याकरण। तीनों शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम बताते हैं। जैसे पहला जो संस्कृत शब्द है, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको हम शॉर्ट में स्पष्ट कर रहे हैं। पहला चीज ध्यान दें, इसमें शम उपसर्ग है, क्री धातु है और ता प्रत्यय है और सुट का आगम। एक चीज ये भी ध्यान देना है। अब इस शब्द की सिद्धि कैसे कैसे होती है, इसके बारे में हम व्याख्या कर रहे हैं। पहला चीज तो जाने, क्री और ता को लेते हैं। क्री और ता। संस्कृत में एक चीज ध्यान देना है, जहां भी ता प्रत्यय जुड़ेगा वहां आपको केवल ता जोड़ना है। तो क्री और ता मिलकर के शब्द निर्मित हुआ कृत। ये कृत शब्द बन गया। और जहां भी एक चीज आप लोग जानते हैं, शम उपसर्ग है, मां के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हो सकता है। ये हिंदी में भी व्यवस्था है, श्याम सुंदर दास ने दी है कि मां को हटाएंगे, मां के स्थान पर आप अनुस्वार प्रयुक्त हो सकते हैं। और ये कृत शब्द आपने पहले ही बना लिया है। अब बीच में जो शा बनता है, आधा शा, वो आया है सुट के आगम से। अब सुट के आगम के संदर्भ में भी एक चीज जान लें, जहां भी शम या पर उपसर्ग मिले और उसका अर्थ अलंकृत करना या घोषित करना हो, तो सम और पर उपसर्ग के मध्य में सा का आगम होगा। अब सुट का यदि आप वर्ण वियोजन करते हैं तो शा होगा, ऊ है और टा है। ऊ भी इत संज्ञक होता है, इसका भी लोप हो जाएगा, टा भी लोप हो जाएगा, मध्य में केवल सा बसता है। तो ये बीच में जो शा का आगम हुआ है, ये संस्कृत शब्द निर्मित हुआ। अब इस संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा ऐसी भाषा जो परिष्कृत हो, या ऐसी भाषा जो परिमार्जित हो। परिष्कृत भाषा, परिमार्जित भाषा, सुसंस्कृत भाषा, जितना भी अच्छे अर्थ में आप ले सकते हैं, सभी संस्कृत के अर्थ होंगे। चूंकि ये भाषा परिष्कृत है, परिमार्जित है, इसीलिए इस भाषा को गीर्वाण भाषा या देव भाषा या देववाणी इत्यादि नामों से भी विभूषित किया गया है। ये तो चीज हो गई संस्कृत के बारे में। एक चीज और जान लें, संस्कृत जो शब्द है वो व्याकरणिक दृष्टि से, संस्कृत शब्द व्याकरणिक दृष्टि से जो संस्कृत शब्द है वो माना जाता है कि ये विशेषण है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्याकरणिक दृष्टि से संस्कृत शब्द क्या होगा? तो विशेषण होगा। जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे संस्कृत भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो, सभी को एक व्याकरणिक दृष्टि से पूछता है कि वो संज्ञा है कि सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तो आपको क्या बताना है? विशेषण है। यदि वो शब्द विशेषण है तो इसका मतलब इसके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। यदि शब्द अव्यय होता तो रूप नहीं चलता, लेकिन ये शब्द विशेषण है, इसके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। और वो जो रूप होता है संस्कृत है, संस्कृता और संस्कृतम। संस्कृत जो शब्द होगा ये पुल्लिंग का होगा, संस्कृता जो शब्द होगा वो स्त्रीलिंग का होगा, और संस्कृतम जो शब्द होगा वो नपुंसक लिंग का। शब्द के अनुसार
जहां भी इसका प्रयोग करना हो, जैसे कहा जाए एषः बालकः संस्कृतः अस्ति, इसका मतलब वो बालक संस्कारवान है। जहां भी पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करना होगा वहां संस्कृतः करना है, जहां स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा वहां संस्कृता करना है, जहां नपुंसक लिंग में प्रयोग करना होगा वहां संस्कृतम करना होगा। ये तो हो गया संस्कृत शब्द के बारे में। बस केवल इतना ध्यान देना है, शम उपसर्ग है, क्री धातु है और ता प्रत्यय है, सा जो बीच में आता हो शुट का आगम। हिंदी में भी कुछ शब्द आप सुने होंगे, संस्कार है, संस्कृति है, परिष्कारक है, उसमें भी बीच में शा का जो आगम होता है वो इसी भी नियम से होगा। अब आगे चला जाए, भाषा के संदर्भ में जाए। ये तो संस्कृत हो गया। अब भाषा के संदर्भ में थोड़ा सा बताते हैं आपको। भाषा, ये जो शब्द निर्मित हुआ, भाष धातु में टाप प्रत्यय जुड़ा। संस्कृत में जहां भी टाप प्रत्यय जुड़ेगा वहां आपको अंत में बड़ा आ जोड़ना है। जैसे बालक शब्द में टाप जुड़ा, बालिका हो गया। कारक शब्द में टाप जुड़ा, कारिका हो गया। उसी प्रकार से भाष जो धातु है, भाष धातु में यदि टाप प्रत्यय जोड़ा जाए तो शब्द जो निर्मित होता है वो होता है भाषा। पूछा जाए भाषा शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो टाप बताना है, कौन सी धातु है, भाष, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जो संस्कृत में एक परिभाषा दी गई है, भाष्यते इति भाषा। मुख्य रूप से जो भाषा का अर्थ है कहा गया या सुना गया या विचारों को जो व्यक्त करने का माध्यम है या किसी भी विचार को व्यक्त करने का जो साधन है वही भाषा कहा जा सकता है। और इसकी जो परिभाषा होगी भाष्यते इति भाषा। अब एक चीज जान लें भाषा के बारे में। एक माना गया है कि संस्कृत जो है वो मानी जाती है संयोगात्मक भाषा और हिंदी जो भाषा है वो मानी गई है वियोगात्मक भाषा। संयोगात्मक का मतलब संस्कृत के जो भी शब्द होंगे उनके जो प्रत्यय होंगे वो शब्द के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए संयोगात्मक माना जाता है। जैसे पठ धातु है, पठति, पठता, पठन्ति, तो उसमें जो प्रत्यय लगा है वो आपस में जुड़ा रहता है। और हिंदी के जो शब्द होते हैं उसमें जो प्रत्यय होते हैं या हिंदी में जो लास्ट में जुड़ा हुआ शब्द होता है या कारक चिन्ह होते हैं वो अलग, जैसे कहा जाता है मोहन को, यहाँ कारक चिन्ह को अलग जोड़ना है। लेकिन संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो आपस में श्लिष्ट रहते हैं, इसलिए संस्कृत को माना गया है कि ये संयोगात्मक भाषा है और हिंदी जो है वो वियोगात्मक भाषा है। अब ये चीज हो गया भाषा के बारे में। अब जान लें थोड़ा सा व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। व्याकरण, पहले व्याकरण शब्द में जानना है कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उच्चार है। इसमें वी उपसर्ग और आंग दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। एक चीज और ध्यान दें, जहां भी ल्युट प्रत्यय जुड़ेगा संस्कृत में वो शब्द सदैव नपुंसक लिंग में होंगे। इसीलिए जो व्याकरण शब्द है वो नपुंसक लिंग का है। इसीलिए इसको जब संस्कृत में लिखा जाता है तो लिखा जाता है व्याकरणम। संस्कृत में जब ये लिखा जाएगा तो लिखा जाता है व्याकरणम, या इस टाइप से व्याकरणम लिखा जाता है। ये तो शब्द जो है वो हिंदी का है। जैसे फल के रूप चलते हैं फलम, फले, फलानि, उसी टाइप से जहां भी नपुंसक लिंग रूप होता है उसकी सामान्य पहचान है अंत में अम जोड़ देना है। तो जितने भी ल्युट प्रत्यांत शब्द हैं सामान्यतः वो नपुंसक लिंग होते हैं, इसलिए संस्कृत में व्याकरणम, व्याकरण से व्याकरण हो गया। अब ये शब्द निर्मित कैसे हुआ, बी, आंग, क्री और ल्युट उपसर्ग, इसके बारे में संक्षिप्त में जान लें।
आंग में जो अंगा है ये भी इत संज्ञक होगा। इसके लिए एक सूत्र होता है हलंत्यम। हलंत्यम का मतलब ऐसे हलवर्ण जो अंत में आए वो इत संज्ञक होंगे। तो बी और आंग जो शब्द है इसको आप मान के चलें बी और आ। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, बी और आ, ई के बाद यदि स्वर आता है ई को एड़च में, ई का या हो जाता है। बी और आ शब्द जो मिलके बनेंगे अक्षर वो बनेंगे व्या। इतना शब्द बन गया। अब दूसरा जो शब्द लेते हैं, दो बचे हैं क्री और ल्यूट। संस्कृत में एक चीज और जाने, जहां भी ल्यूट प्रत्यय जुड़ेगा वहां आपको शब्दांश के रूप में अन जोड़ना है। जहां भी ल्यूट प्रत्यय जुड़ेगा वहां शब्दांश के रूप में अन जुड़ेगा। ल्यूट से अन कैसे बनता है उसकी भी हम संक्षिप्त में व्याख्या कर देते हैं, क्योंकि लंबा टॉपिक है, लेकिन इसको जब प्रत्यय पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। यहाँ थोड़ा बताते हैं। एक सूत्र मिलता है लशक को तद्धिते। लशक तद्धिते में जहां भी शुरुआत में ला होगा वो भी इत संज्ञक हो जाएगा। हलंत्यम से टा की इत संज्ञा हो जाएगी। जो शब्द बचा यू, यू का अन आदेश होता है। यू का अन आदेश होगा। एक सूत्र है युवार नाको। युवार नाको से यू का अन आदेश होता है। इसीलिए ल्यूट जहां भी जुड़ेगा वहां अन जुड़ेगा। तो ल्यूट के स्थान पर आपको अन करना है। का जो री है वो अर में परिवर्तित होगा, तो हो जाएगा करण। का जो री होगा वो अर होगा,